सभी को नमस्कार। नए टॉपिक के साथ बात करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा या हीट। ऊष्मा या हीट। ऊष्मा इस चैप्टर में हम ताप के बारे में भी पढ़ेंगे। भाई हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसमें ऊष्मा के साथ हमें क्या क्या पढ़ना है पूरा देखें। ताप के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर, क्योंकि ऊष्मा और ताप एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित कैसे हैं कि भाई सीधी सी बात है, जब मैं किसी वस्तु को, जैसे कोई भी पानी से भरा हुआ भगोना है, अगर मैं उसको गैस के स्टोव पर रखकर गैस चालू कर देता हूं, यानी मैं ऊष्मा देता हूं उसे ऊष्मा दे रहा हूं, गैस जलेगी तो क्या होगा, ऊष्मा मिलेगी। और जब उस वस्तु को ऊष्मा मिलेगी, यानी पानी को जैसे ही ऊष्मा मिलेगी तो पानी का तापमान बढ़ता है। हालांकि ये चीज हमेशा नहीं होगी, ध्यान रखना। कब ऐसा होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, सुनना, कि नॉर्मली अपन किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन उसके ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा। हम उसमें से ऊष्मा कम कर लेंगे तो तापमान कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं देखते। हुआ क्या कि वस्तु को जब हमने ऊष्मा दी या उसमें से ऊष्मा निकाल ली तो उसका तापमान नहीं बदला। ऐसा भी हम देखते हैं कई बार। यानी ताप इस ऊष्मा से संबंधित जरूर है। सामान्यतः वस्तु को ताप दिया तो उसका ऊष्मा दी तो उसका तापमान बढ़ गया, ऊष्मा निकाल ली तो उसका तापमान कम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ऊष्मा के अलग अलग प्रकार, गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी ये जो गुप्त ऊष्मा वगैरह होती है, इसके साथ हम ये भी देखेंगे विभिन्न क्रियाएं, जैसे गलन, क्वथन, हीमन, किस तरह से ये क्रियाएं होती है। यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से सीधा गैस, ऊर्ध्वपातन जैसी क्रियाएं ये भी इसमें आ जाएंगी। ये भी पढ़ना है हमें, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे और भी बात करेंगे कि ऊष्मा संचरण किस प्रकार से होता है। ऊष्मा संचरण यानी एक स्थान से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है वो कैसे होता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। और भी रिलेटेड जो भी, जैसे दैनिक जीवन में ऊष्मा के उपयोग वगैरह, वह भी इसी में पढ़ लेंगे हम। तो अगर मैं बात करूं कि ऊष्मा, सबसे पहले अपन ऊष्मा के बारे में जानकारी लेंगे कि ऊष्मा क्या है। ऊर्जा का ही एक प्रकार है। जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो सामान्यतः उसके तापमान में वृद्धि होती है। जब हम किसी वस्तु से ऊष्मा निकाल लेते हैं तब उस सामान्यतः उसके तापमान में कमी आ जाती है। केवल एक कंडीशन, जिसे मैंने अभी बताया भी थोड़ी देर पहले, कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऊष्मा दे रहे हैं या ले रहे हैं लेकिन वस्तु के तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसे कहते हैं हम, जब वस्तु या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है। जब अवस्था परिवर्तन होता है तब उस समय हम ऊष्मा दे रहे हैं या ले रहे हैं, वस्तु के तापमान में कोई अंतर नहीं आएगा। बात करेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, क्वथन की गुप्त ऊष्मा वगैरह क्या होती है। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले ऊष्मा से ही। जो अभी मैंने बताया ऊष्मा के लिए आपको, ऊष्मा से ही स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा या हीट। ऊष्मा या हीट, भाई ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है। और नॉर्मली वह क्या करता है, भाई ऊष्मा क्या है, नॉर्मली ये बताती है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। ठीक है, अब कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो तापमान बताएगा।
ठीक है, तो लिख सकता हूं कि ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो वस्तु के ठंडा या गर्म होने की या गर्म होने के बारे में बताती है, वस्तु के ठंडा या गर्म होने के बारे में बताती है। भाई ऊर्जा तो है और ये इतना बता रही है कि वस्तु कोई गर्म है या ठंडी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर वस्तु में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है तो नॉर्मली कह सकते हैं कि वह क्या होगी, गर्म होगी, यानी उसका तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में या यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो सामान्यतया इसके तापमान में वृद्धि होती है, सामान्यतया इसके तापमान में वृद्धि होती है। इसके तापमान में वृद्धि होती है तथा यदि वस्तु से ऊष्मा निकाल दी जाए तो इसके तापमान में कमी आती है। कमी आती है। तो इसके तापमान में कमी आती है। ठीक है, और ये दोनों सामान्यतया ऐसा ही देखते हैं हम। लिख देता हूं ब्रैकेट में सामान्यतया। इसका मतलब क्या, हमेशा नहीं देखते, ज्यादातर हम यही देखते हैं। और ऐसा कब नहीं होगा ये भी साथ में लिख देता हूं, केवल अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अवस्था परिवर्तन को छोड़कर बाकी हमेशा यही होगा, केवल अवस्था परिवर्तन को छोड़कर। यानी ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, या गैस से द्रव या द्रव से ठोस बनेगा, तो उस समय जब चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट में चेंज हो, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर जो है उसमें जब चेंज होता है तभी हम ऊष्मा दे रहे हैं या ले रहे हैं, वह पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ाती। इसको आगे मैं गलन की गुप्त ऊष्मा और क्वथन की गुप्त ऊष्मा जब पढ़ाऊंगा, यानी लेटेंट हीट, उस समय ये और क्लियर हो जाएगा कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा के बारे में हमने बात की, ऊर्जा का ही एक प्रकार है और सामान्यतः ये बता रही है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। ठीक है, अब ये कितनी ठंडी है या कितनी गर्म, ये तो कौन बताएगा, तापमान बताएगा। तो इसमें लिख देते हैं
कि वस्तु गर्म है या ठंडा ये तो ऊष्मा ने बताया, लेकिन कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ये कौन बताएगा? तापमान। तो लिख सकते हैं कि वस्तु का गर्म या ठंडा होना इसके बारे में ऊष्मा से पता चलता है, या इसके बारे में वस्तु का गर्म या ठंडा होना इसके बारे में ऊष्मा की मात्रा बताती है। लेकिन वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है ये तापमान से पता चलता है। ये तापमान से पता चलता है। तापमान से पता चलता है। तो ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है पार्ट, ध्यान रखना। आगे न्यूमेरिकल पार्ट भी आएंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो ठंडा है गर्म है ये तो बताएगी ऊष्मा, कितना ठंडा है कितना गर्म है ये कौन बताती है? ये किससे पता चलता है? ताप से। अब दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये एक और तरीके से बताता हूं। देखो, अगर मैं जैसे यहां पर कोई एक पात्र रख देता हूं और नॉर्मली चलो हम इसे एक कप बना देते हैं। ये जो एक कप है, इस कप में आपके लिए मान लीजिए गर्म चाय भर रखी है, गर्म चाय, ठीक है। बाहरी वातावरण का तापमान, ये तापमान पर्यावरण या जो बाहर का मौसम है उसे TE मान लेता हूं। बाह्य तापमान यानी आसपास जिस टेबल पर रखी हुई है गर्म चाय, आसपास की वायु का तापमान क्या है? TE है। इस चाय का तापमान मैं क्या मान लेता हूं? TT, चाय का तापमान, ठीक है। अब यहीं पर इसी तापमान में यानी यहीं पास में इसी टेबल के पास में ही मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रख देता हूं जिसमें एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक यहीं पर रखी हुई है। अब इसका तापमान कोल्ड ड्रिंक का मैं मान लेता हूं TC मान लेता हूं। एक एक करके दोनों कंडीशन में देखते हैं। यहीं पर चाय रखी हुई है, पास में कोल्ड ड्रिंक भी है, और बाहरी जो वातावरण है इसका तापमान TE रखा है। अब देखो चाय क्या है? बहुत गर्म है और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ठंडी है। हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि चाय तो हो जाती है थोड़ी देर बाद, चाय तो हो जाएगी ठंडी और कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर बाद हो गई गर्म। ऐसा क्यों हुआ? भाई चाय जब भी आपको कोई सर्व करते हैं, कहीं पर भी जाते हो चाय पीते हो तो चाय को गर्म ही पीते हो, बिल्कुल ठंडा करके तो नहीं पीते। इवन अगर हम चाय पीने में थोड़ा सा देर कर रहे हैं तो लोग ही कह देते हैं अरे भाई चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। इस चाय को इसी वातावरण में रखा तो ये तो हो गई ठंडी, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक को
उसी जगह पर रखा तो कोल्ड ड्रिंक हो गई गर्म। ऐसा कैसे हुआ? देखो अब होता क्या है कि जब हम पहले गर्म चाय की बात करते, पहला केस ये था। गर्म चाय के केस में क्या हुआ, ये जो टी था यानी चाय का तापमान, ये टी एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा था, बाहरी वातावरण से इस चाय का तापमान बहुत ज्यादा था। और दूसरे केस में हमने क्या देखा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक का तापमान था ये इस बाहरी वातावरण से बहुत कम था। देखो यहां पर अंतर आया है, वातावरण से कम तो है कोल्ड ड्रिंक का और वातावरण से ज्यादा तापमान है चाय का। अब जब दो वस्तुएं जिनके तापमान अलग अलग हैं, यहां पर चाय और वातावरण, नीचे क्या है, चाय और कोल्ड ड्रिंक और वातावरण। जब दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होता है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। यानी ये गर्म वस्तु जो है चाय, ये चाय क्या करेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। चाय ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। और देखो यहां पर चाय गर्म है, गर्म है थी क्यों, क्योंकि इसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा थी। बाहरी वातावरण का तापमान चाय की तुलना में कम है क्योंकि बाहर ऊष्मा की मात्रा क्या है, कम है। तो ये ऊष्मा का प्रवाह, ऊर्जा या ऊष्मा का प्रवाह जो होगा वो चाय से किस तरफ होगा, वातावरण की ओर। ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह होगा किससे, चाय से वातावरण की तरफ। तो चाय धीरे धीरे ऊष्मा को त्याग रही है और धीरे धीरे ऊष्मा को त्यागने से इसका तापमान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद कम हो जाएगा। यानी थोड़ी देर बाद ठंडी, ठंडी का मतलब क्या है, तापमान में कमी आ जाएगी क्योंकि इसने ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का क्या किया, उत्सर्जन किया। तापमान में कमी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर इस कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक के केस में देखो क्या है कि तापमान पर्यावरण का यानी आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान ज्यादा है और कोल्ड ड्रिंक का कम है। यानी वातावरण में ऊष्मा क्या है, ज्यादा है, और कोल्ड ड्रिंक में ऊष्मा की बात करूं तो क्या है, कम है। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा, देखो ये ऊष्मा वातावरण, ये जो टीई था, वातावरण से ये ऊष्मा का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। ऊष्मा का अवशोषण करेगी। अब जब ऊष्मा का अवशोषण करेगी तो इसमें ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी तो ये कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, गर्म, यानी तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या हुआ, देखो चाय तो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही थी जबकि कोल्ड ड्रिंक के द्वारा वातावरण से ऊष्मा का क्या हुआ है, ऊष्मा का अवशोषण। तो एक ही वातावरण में रखी ठंडी वस्तु तो हो जाती है गर्म और गर्म वस्तु हो जाती है ठंडी। ऐसा क्यों? ये इन दोनों में तापमानों में अंतर के कारण क्या हुआ, ऊष्मा का प्रवाह हुआ। ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर, यहां पर भी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हो रहा है। और ये ऊष्मा का प्रवाह कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक होगा, जब तक कि वातावरण और इसमें रखी वस्तुओं दोनों का तापमान एक बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये ऊष्मा का आदान प्रदान चलता रहेगा।
यानी अगर मान लूँ कमरे का तापमान मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ये चाय का तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं यानी दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा, तब ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ये कोल्ड ड्रिंक मान लिया बिल्कुल ठंडी चिल्ड है, एकदम 2 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान, तो ये भी 2 से बढ़कर इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक होगा, उसके बाद अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और ये अवस्था जबकि दोनों वस्तुओं का तापमान समान हो जाता है, अब इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसे ही ऊष्मीय साम्यावस्था कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ऊष्मीय साम्यावस्था या तापीय साम्यावस्था भी कह देते हैं। ध्यान रखना कि वस्तु और वातावरण के बीच में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक होगा जब तक कि ऊष्मीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम स्थापित न हो जाए। तो लिख लेते हैं इसके बारे में 2 लाइन कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर तब तक होता रहता है। जब तक कि दोनों के तापमान समान न हो जाएं। अर्थात ऐसी अवस्था तापीय साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, तो तापीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ऐसे में, या ऊष्मीय साम्यावस्था भी कह सकते हैं, ऊष्मीय साम्यावस्था कहने में भी कोई ऐसे नहीं है, इसे ऊष्मीय साम्यावस्था भी कह दो लोग। ऊष्मीय साम्यावस्था भी कह देते। तो इस तरह से कोई अंतर नहीं है, कह सकते हैं कि जब दोनों वस्तुओं के तापमान में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों वस्तुओं के तापमान समान हो गए, अब उनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। और ऐसे में इसे क्या कहते हैं, तापीय साम्यावस्था या ऊष्मीय साम्यावस्था। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कंडीशन पर कोई वस्तु जितना ऊष्मा का अवशोषण कर रही है उतना त्याग भी कर देगी, तो नेट अवशोषण या उत्सर्जन क्या हो गया,
जीरो हो गया। जितनी ऊष्मा का अवशोषण किया उतना उत्सर्जन भी कर दिया। यानी दैट मीन्स क्या रहा, अल्टीमेटली वस्तु का ऊष्मीय साम्यावस्था वाला फेज आ चुका है। तो ये ताप और ऊष्मा, किस तरह से ऊष्मा और ताप एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये मैंने बताया। अब दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले मैं ताप के बारे में बताऊंगा। तापमान वस्तु के ठंडा या गर्म कितना है ये बताता है। अब तापमान को कहें तो तापमान क्या एक अदिश राशि है। भाई मैं आपसे पूछूं एक सामान्य मानव के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप कहेंगे लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कमरे का तापमान सामान्यतः, तो आप कहेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी आप कहीं दिशा थोड़ी बोल रहे हो, केवल वो जो संख्यात्मक मान है, परिमाण, वही बता रहे। तापमान कैसी राशि है, अदिश राशि। तो तापमान के बारे में और भी इसके मात्रकों की जब हम बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन, खूब सारे मात्रक हैं। और यहीं पर ध्यान रखना, ये तापमान के नापने के जो स्केल हैं, तापमान के जो वेरियस स्केल हैं, चाहे केल्विन का, चाहे डिग्री सेल्सियस का, चाहे आपके र्यूमर का, रैंकाइन का, केल्विन का, इन तापमान के जो पैमानों में या स्केल में जो आपसी संबंध है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत पेट क्वेश्चन होता है जिसका लगभग आंसर सभी को रटा हुआ रहता है। कैसे आया ये भी अपन करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के स्केल समान या दोनों पैमाने समान रीडिंग देते हैं, समान पाठ्यांक देते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक रहेगा ताप की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप की अवधारणा। पहले ताप के बारे में बात करेंगे, ताप कंप्लीट करके, अवधारणा इसकी कंप्लीट करके फिर ऊष्मा की बात करेंगे। ताप की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप की अवधारणा की बात करें तो हम बात करते हैं कि तापमान क्या है, कैसी राशि है, विमा वगैरह क्या, इसकी बात करते हैं। तो लिख सकते हैं, कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, ये वस्तु के तापमान से ज्ञात होता है। ठीक है। तापमान कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो अभी जैसे बताया, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। विमा की बात करें तो देखो, mLT से अलावा तापमान की विमा को हम थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और मात्रक की बात करें, मात्रक इसके खूब सारे मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड कह दो, और देखें फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और देखें र्यूमर, र्यूमर,
रैंकाइन आदि। तो ये अलग अलग जो स्केल्स बताए हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। फ़ारेनहाइट में 98.6 समथिंग मानव शरीर के सामान्य तापमान, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर इसको डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग उसके बराबर है। तो इन पैमानों में, चाहे केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन, इनमें अगर हमें आपसी संबंध देखना है कि इनके आपस में जो रीडिंग जितनी भी आती है वह कितनी होती है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन स्केल्स पर जल का हिमांक, जल का क्वथनांक और दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। देखो, जल का हिमांक यानी जिस तापमान पर जल द्रव से ठोस में यानी जल बर्फ में बदल जाता है वो तो क्या कहलाएगा? हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। एक मैंने बोला क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जबकि वाष्प में बदलने लगेगा, क्वथन की क्रिया होगी और द्रव से गैस अवस्था में ये जल बदलने लगेगा। तो हिमांक क्या है उस पैमाने पर, क्वथनांक क्या है, ये मैटर करता है। तो इसे मैं एक टेबल के रूप में बता रहा हूं। जैसे मैं इधर तो सबसे पहले बात कर लूंगा कि पैमाना कौन सा है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, र्यूमर है, रैंकाइन है, ठीक है। इस पैमाने पर जल का हिमांक, हिमांक बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर देखेंगे इस पैमाने पर जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और फिर लास्ट में दोनों के बीच में अंतर कितना है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है इनमें डिफरेंस कितना है ये देख लेंगे हम। अंतर, पाठ्यांक में अंतर, डिफरेंस कितना है, टेबल की फॉर्म में इनको बना देते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इस टेबल को ध्यान से समझना। ठीक है, देखें इसमें सबसे पहले पैमाना ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पर जल का पैमान का जो हिमांक होता है यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाएगा पानी। और क्वथनांक की बात करें कि कितने में तापमान पर ये जल उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों का अंतर कितना, यानी 100 और 0 का ये अंतर कितना हुआ, 100। सेम ऐसे ही हम आगे और पैमाने की बात करते हैं, केल्विन। कैपिटल के से दर्शाते हैं केल्विन। तो केल्विन पैमाने पर हम देखते हैं जल का जो हिमांक है 273.15 केल्विन।
यानी इसका मतलब क्या है, देखो, चाहे मैं ऐसे बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाएगा, या ऐसे बोलूं कि 273.15 केल्विन पर जल बर्फ में बदल जाएगा, दोनों एक ही तापमान है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273.15 केल्विन के बराबर। और अगर इस पैमाने पर जल का क्वथनांक की बात करें तो ये हो जाएगा 100 केल्विन जोड़ दो, यानी 373.15 केल्विन। और दोनों का अंतर कितना हो गया, 373 और 273.15, अंतर कितना हो गया, 100 का। यहां पर भी केल्विन का स्केल देख लिया कि केल्विन वाले स्केल में जल के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इसके बाद बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे हम बात करें इस पैमाने पर जल का हिमांक, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ना तो जल जम जाएगा। और इधर बात करें क्वथनांक कितना होगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलने लगेगा। इसका मतलब देखो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, क्योंकि दोनों पर ही देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जल उबल रहा है। अंतर देखें 212 और 32 में अंतर हो जाएगा ये आपके 180 का। सेम इसी तरह से एक और मात्रक की बात करते हैं, र्यूमर की। देखो ये तीन तो फिर भी कॉमनली हम पढ़ते ही हैं। अब जो आ रहे हैं, जैसे र्यूमर की बात करें तो ये र्यूमर, रैंकाइन, ये थोड़ा सा कम प्रचलित हैं। र्यूमर, डिग्री आर, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। र्यूमर में अगर बात करें कि जल कितने तापमान पर जम जाता है तो 0 डिग्री र्यूमर। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस र्यूमर के बराबर होता है। ठीक है, 0 र्यूमर के बराबर होता है। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर। और दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया, 80, और 0 में अंतर कितना हो गया, 80। ये अंतर अभी काम आने वाला है इसलिए लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो र्यूमर की हमने बात की, 0 डिग्री र्यूमर पर बर्फ का निर्माण होगा और 80 डिग्री र्यूमर पर ये जल का क्वथनांक यानी जल उबलने लग जाएगा। अब आगे बात करते हैं, एक और स्केल आ रहा है रैंकाइन। तो रैंकाइन की बात करें, रैंकाइन में किस तरह से डिनोट करते हैं, क्या इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, देखें। रैंकाइन, रैंकाइन में बात करें तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट 491.67 रैंकाइन, और जल का क्वथनांक इसकी बात करें तो 471.67। जनरली इसे 472 कह देते हैं, 0.61 को पूरा राउंड ऑफ करके कितना कह देते हैं, 492 हो जाता है ये हिमांक। और 6, ये 471 नहीं, 671 है, सॉरी। तो 491.67 को 492 कह देते हैं, राउंड फिगर। ठीक है, एग्जैक्टली अपन ने लिखा है। और 671.62 को ऑलमोस्ट लगभग 672 रैंकाइन कह देते हैं। खैर दोनों में अंतर कुछ भी कहें, दोनों में अंतर कितना है, 180 का। ये 5 प्रकार के पैमाने, इन पांचों प्रकार के पैमानों पर जल का हिमांक, जल का क्वथनांक और उनके बीच के अंतर की बात की। अब हम बात करते इनके आपस में संबंध की, कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे आपको दे दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में व्यक्त करो, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत आसान है, दिखने में बहुत लंबा है लेकिन याद करने में बहुत आसान है।
अगर ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आप इन राशियों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें, पहला तो मान लेते हैं x, ये x क्या है, किसी पैमाने पर या किसी पैमाने का पाठ्यांक, केल्विन का, डिग्री सेल्सियस का, र्यूमर का, रैंकाइन का, किसी की भी रीडिंग हो गई, ये x, कोई भी स्केल हो सकता है, उस स्केल पर हमने कोई रीडिंग ले ली x, किसी पैमाने का पाठ्यांक x, ठीक है। अब ये जो x है उस पैमाने का पाठ्यांक हो गया। अब आगे हम जब बात करेंगे इसी पैमाने के लिए, माइनस क्या कर दिया, इसी पैमाने पर जल का हिमांक, यानी अगर आप र्यूमर में बात कर रहे हो तो र्यूमर का कोई भी तापमान दे दिया और उसमें से क्या माइनस करना है, र्यूमर स्केल पर ही जल का हिमांक, ठीक है। जल का हिमांक इसमें, यानी जल का हिमांक र्यूमर पर कितना होता है, 0, तो माइनस क्या करेंगे, 0, और बटे में क्या देख लेते, अपॉन इसी पैमाने पर, ये माइनस का निशान है बीच में, इसी पैमाने पर जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक माइनस हिमांक, यानी एक तरह से वो जो अपन ने अंतर लिखा था ना, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अंतर जो था, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट, अपन ने लास्ट में अंतर लिखा था ना, जैसे डिग्री सेल्सियस के लिए 100 लिखा था, केल्विन के लिए भी 100 लिखा, ठीक है। तो ये जो है, ध्यान रखना, ये राशि हमेशा क्या होती है, नियत होती, किसी भी पैमाने की बात कर लो, केल्विन की, डिग्री सेल्सियस की, र्यूमर की, रैंकाइन की, किसी के लिए भी बात कर लो, ये वाला फॉर्मूला या ये जो अपन ने लिखा ये सबके लिए नियत होगा। इसको मैं अभी अप्लाई करके बताता हूं तब और समझ में आएगा। देखो, इसको जब मैं यहां पर लिखता हूं, कैसे, देखो कैसे लिख सकते हैं, किसी पैमाने का पाठ्यांक, सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, डिग्री सेल्सियस, ये लो डिग्री सेल्सियस को इसमें व्यक्त करते हैं, माइनस डिग्री सेल्सियस, यानी इसी पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बटा जल का क्वथनांक और हिमांक, यानी इसका जो अंतर था, तापांतर था, वही लिखना है, कितना, 100, हिमांक कितना, 0, अपॉन क्या किया, 100 माइनस ये हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक कितना आ रहा है, 100, ये अंतर लिख दिया अपन ने यहां पर 100। ये सभी के लिए नियत होता है, यानी ये बराबर हो जाएगा। अगर इसके बाद जैसे हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन को हम व्यक्त करते हैं K से, माइनस 273.15 को एक बार मैं राउंड फिगर 273 लिख रहा हूं, ठीक है, वहां पर ने 273.15 लिखा है, बटे में क्या था, दोनों का अंतर, यानी 373 और 273 का अंतर कितना था, 100, ये लीजिए 100, बराबर फारेनहाइट ले आते हैं, फारेनहाइट, ये डिग्री फारेनहाइट से व्यक्त करते हैं, हिमांक हो गया 32 और क्वथनांक और हिमांक का अंतर हो गया था 180, बराबर र्यूमर की बात कर रहा हूं, अब मैं देख लेना, डिग्री र्यूमर माइनस हिमांक कितना था उसका, 0, अपॉन हिमांक और क्वथनांक का अंतर 80 और 0 कितना था अंतर, 80। फिर रैंकाइन की बात करते, रैंकाइन का हिमांक कितना था,
491.67, लगभग इसको 492 लिख दूं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू उधर मैंने लिख रखी है, अपॉन इनका भी अंतर कितना था 492 और 672, लगभग अंतर कितना आ रहा था 180। ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी के लिए नियत होता है। अब देखो काटा कुटी का काम अब आ जाएगा। काट कैसे सकते हैं, देखो नीचे 100, 100, 180, 80 और 180, 20 से काटूं अगर मैं इसको, तो देखो डिग्री सेल्सियस में से 0 गया, कितना बचा, केवल डिग्री सेल्सियस। -0 को हटा सकता हूं, तो ये डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, 20 से काटा है। केल्विन -273, जब 20 से काटूंगा इस 100 को, तो ये भी कितना बचेगा 5। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180, इसको भी 20 से काटा तो 9 बार कटेगा, बराबर डिग्री र्यूमर -0 है तो हटा दो -0 को, अपॉन 80, 80 को 20 से काटेंगे तो 4 बार, बराबर रैंकाइन -492/180 को 20 से काटा 9 बार। तो आंसर हमारे पास, या ऐसे कह सकते हैं फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो आई है, ये ही हमें यूज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है यही। अगर ये तीनों स्केल के बीच में, पांचों स्केल के बीच में भाई, ये अगर आपने संबंध ध्यान रखा, तो ये आप कोई भी क्वेश्चन जो तापमान में चेंज करने का है, मात्रक वगैरह चेंज करके बताना, ये कभी गलत नहीं होगा। जैसे आपको पूछ लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 डिग्री सेल्सियस को इसमें व्यक्त करो, किसमें, फ़ारेनहाइट में, या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें व्यक्त करो, डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करो, बाकी सबको हटा दो। एक तो दिया था आपको फ़ारेनहाइट और एक दिया था डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को बाहर निकाल लो बस, बाकी सबको पड़ा रहने दो। आपको नॉर्मली यही कहा गया है ना, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कन्वर्ट करो, तो उन दो पैमानों के सूत्र यहां से निकाल लेना, बाकी सबको पड़े रहने देना। क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करने से ज्यादा समझ में आएगा। बस ये नीचे वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखें कैसे। क्वेश्चन में आपको देखता हूं कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करें। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर दो कौन कौन से स्केल दिए हैं आपको, जो आपको पता करना है। देखो एक तो क्या दिया, फ़ारेनहाइट, और एक डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा ना, ये जो नीचे वाला सूत्र है, इसमें से आप क्या करो, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को उठा लो, आपस में दोनों बराबर ही हैं। तो इसको मैं देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला उठाकर यहां लिखता हूं। तो सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा कितना था 9। ये फॉर्मूला उठा लिया। अब बस कुछ नहीं, आपको क्या दिया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो या फ़ारेनहाइट की जगह क्या रख दूं 50, और सॉल्व करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। देखें ये वाला हमने पिछले स्लाइड से ये वाला संबंध लिया है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो को ही उठाया। तो यहां डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर, प्रश्न में फ़ारेनहाइट कितना दिया है 50 माइनस कितना 32 बटा 9, तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर 50 में से 32 गए, कितने बचे 18 अपॉन 9। ये 5 इधर से जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखें डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 से 18 दो बार, और इंटू 5 किया 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये जो 50 डिग्री सेल्सियस में ये कितना आ गया 10,
ठीक है, यानी ये जो 50 डिग्री सेल्सियस था, ये कितने डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 10 डिग्री सेल्सियस के। ये इसके बराबर है। डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया हमने फ़ारेनहाइट को, तो डिग्री सेल्सियस ये 9 से 18 कट गया 2 बार, इंटू 5 किया 10, तो डिग्री सेल्सियस कितना है? 10, यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 10 डिग्री सेल्सियस के। इस तरह से कोई भी दो, अगर आपको दो कोई भी पद्धतियों में अलग अलग पूछा है, एक पद्धति में वैल्यू देकर कि दूसरी पद्धति में इसका मान कितना होगा, तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपका पेट क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पूछते हैं कि कब डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक देते हैं, तो इसको भी रटा हुआ रखते हैं कई जने -40 डिग्री। कैसे आया वो बता देता हूं। क्वेश्चन है कि किस पाठ्यांक पर रीडिंग, किस पाठ्यांक पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। समान पाठ्यांक दर्शाते हैं। ठीक है, देखें इसका सल्यूशन। भाई -40 डिग्री सबने रट रखा होता है, कोई बात नहीं, कैसे आया वो देखते हैं अपन। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो इन दोनों को ही उठाओ। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा क्या हो जाएगा? 9। अब माना कि वह तापमान क्या है? x है। माना कि वह तापमान क्या है? x है। ये इसको थोड़ा सा लैंग्वेज देखो, इसको पाठ्यांक अपन ने यहां लिख दिया ना, दोबारा नहीं लिखते। चलो ऐसे लिख सकते हैं, किस तापमान, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक रीडिंग दर्शाते हैं। तो माना कि वह तापमान है x, माना कि वह तापमान x है, तो आप क्या करो, डिग्री सेल्सियस में भी कितनी रीडिंग दे रहा है? x बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट में भी कितनी रीडिंग दे रहा है? x -32 बटा 9। सॉल्व कर लो, 9x बराबर 5x -32 से 5 को गुणा किया तो आया 160। ठीक है, 9x में से 5x गया तो कितना आया? 4x बराबर -160। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -40 डिग्री। अब ये फ़ारेनहाइट कह दो या डिग्री सेल्सियस कह दो, एक ही बात है। यानी वो रीडिंग कितनी आई है? -40 डिग्री। -40 डिग्री पर चाहे टेम्परेचर का यानी तापमान का स्केल चाहे डिग्री सेल्सियस है चाहे फ़ारेनहाइट है, दोनों एक समान रीडिंग देगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। केल्विन को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं। देखो कि क्वेश्चन है, देखो 90 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो अब आपको क्या करना है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस को ही उठाना है। उनके बीच का संबंध स्लाइड में आप देखना, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर केल्विन -273 कर देता हूं राउंड ऑफ। ठीक है, अपॉन 5 ऐसा ही था। तो यहां पर आपको 90 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये 90 डिग्री सेल्सियस यहां रख देंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या रख दिया? 90।
अपॉन, देखो अपॉन 5 डायरेक्ट दोनों कट जाएंगे, बटे में 5 इधर भी है, बटे में 5 इधर भी है, दोनों को काट देना, बराबर केल्विन माइनस 273। अब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन बराबर 273 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 363, यानी जो 90 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है, 363 केल्विन के। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी दो आपको मात्रक पद्धतियां दे दे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं, र्यूमर को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। र्यूमर को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर दे देता हूं, इसी तरफ दे देता हूं, साथ में ही इधर ही लिख लेते हैं। 60 डिग्री र्यूमर को डिग्री सेल्सियस में, तो अब देखो र्यूमर और डिग्री सेल्सियस का संबंध लिख लो। र्यूमर का कितना था, र्यूमर अपॉन 4 बराबर डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, यही संबंध था, डिग्री सेल्सियस वाला और र्यूमर वाला यही संबंध था। तो अब आपको डिग्री सेल्सियस में कितना दे रखा है, 60, तो डिग्री र्यूमर बराबर क्या हो जाएगा, 60/5, ये 4 उधर पक्षांतरण कर दिया इंटू 4, तो कितनी बार कट रहा है देख लो, डिग्री र्यूमर बराबर कितना आ जाएगा, 5 12 चौक 48, 48, यानी 48 डिग्री र्यूमर, ये किसके बराबर, सॉरी अच्छा र्यूमर दिया था अपने को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना, उल्टा कर दिया, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। देखो र्यूमर दिया है, डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना, ये लीजिए डिग्री सेल्सियस बराबर र्यूमर बटा 4 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो डिग्री सेल्सियस में देखें र्यूमर कितना है 60/4 इंटू 5, 60 4 बार कितने जाएगा 15, कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 डिग्री र्यूमर किसके बराबर है, 75 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो ये र्यूमर और डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर दिया। अब देखो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन बनाने के तरीके कैसे हैं, अब यहाँ पर आ जाओ, देखो एक बार वापस उस टेबल में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये इस टेबल में एक बात देखो, डिग्री सेल्सियस 0, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन, अलग अलग पैमाने। जो तापमान पॉसिबल अभी तक मिनिमम पॉसिबल तापमान है, जैसे अगर मैं बात करूं 0 केल्विन, जिसे हम क्या कहते हैं परम शून्य ताप, ये तो कितना है 273 केल्विन। अब 0 केल्विन करना यानी -273 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे कहूं 0 केल्विन ये तापमान संभव नहीं है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। तो 0 संभव नहीं है तो माइनस में तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, जो कि संभव नहीं है प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली इतना कम तापमान अभी तक संभव नहीं है। यहां पर लिख देता हूं कि 0 केल्विन तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य एब्सोल्यूट 0 परम शून्य तापमान कहते हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली संभव या प्रायोगिक रूप से संभव नहीं, यानी माइनस में तो बात ही छोड़ो, 0 केल्विन कह दो या -273.15 डिग्री सेल्सियस कह दो, इतना तापमान कम संभव नहीं है, परम शून्य ताप कहलाता है। ये तापमान प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऋणात्मक केल्विन का मान ऋणात्मक तो कभी जाएगा ही नहीं। जब 0 ही पॉसिबल नहीं है तो 0 से भी कम यानी माइनस में केल्विन
पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखें, एक क्वेश्चन साथ में ही कर लेते हैं। कौन सा तापमान संभव नहीं है? नहीं है। ऑप्शन दे देता हूं। ए 8 केल्विन, बी -8 केल्विन, सी -8 डिग्री सेल्सियस, डी -8 डिग्री र्यूमर। तो ऐसे में देखो, र्यूमर है ये क्या है? र्यूमर है। केल्विन को ये कैपिटल के से दर्शाते हैं, ठीक है। तो माइनस में देखो, ये संभव है, 8 केल्विन संभव है, -8 डिग्री सेल्सियस संभव है, -8 डिग्री र्यूमर भी संभव है। संभव नहीं है तो वो क्या है? -8 केल्विन, यानी शून्य, परम शून्य ताप ही संभव नहीं था, तो इससे नीचे तो संभव ही नहीं, ठीक है। तो ये तापमान संभव नहीं होगा -8 केल्विन। 0 केल्विन ही पॉसिबल नहीं है, तो माइनस की तो बात ही छोड़ो। तो ये हमने बात की ऊष्मा की, क्या होता है ऊष्मा, किस तरह से ताप से संबंधित होती है, और तापमान की अवधारणा की बात की, जिसमें तापमान के विभिन्न स्केल दिखे। अब हम आगे पढ़ेंगे ऊष्मा पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, ऊष्मा दी गई क्या होती है, ऊष्मा के मात्रक वगैरह। भाई ऊष्मा भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा के मात्रक वही सेम, जूल, कैलोरी वगैरह वही आएंगे। कुछ अन्य मात्रक हैं तो उनकी भी बात कर लेंगे, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।